सोचिए जरा, इतिहास में कितने ही राजा महाराजा हुए जिन्होंने सत्ता के लिए क्या कुछ नहीं किया। पर क्या किसी ऐसे सम्राट के बारे में सुना है जिसने सब कुछ हासिल करने के बाद अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ दिया हो? आज हम बात करेंगे भारत के पहले महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की, जिनकी कहानी कुछ ऐसी ही है। यही वो सवाल है जो दिमाग घुमा देता है। एक ऐसा इंसान जिसने बिखरे हुए भारत को एक साथ जोड़कर एक महान साम्राज्य बनाया, वो आखिर में सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी क्यों बन गया? इस क्यों का जवाब जानने के लिए चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, और हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी थोड़ी रहस्यमयी है। मतलब कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि वो असल में थे कौन। उनके जन्म को लेकर ना 3 अलग-अलग थ्योरीज हैं। एक कहानी कहती है कि वो मौर्य नाम के एक क्षत्रिय, मतलब एक वॉरियर क्लैन से थे। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि वो उस वक्त के ताकतवर नंद राजा के ही एक नाजायज बेटे थे। और तो और कुछ ग्रीक रिकॉर्ड्स तो ये भी कहते हैं कि वो बहुत ही साधारण परिवार से थे, शायद चरवाहे या मोर पालने वाले। पर देखिए, इन सारी कहानियों में एक बात बिल्कुल साफ है कि चंद्रगुप्त का जन्म किसी राजमहल में नहीं हुआ था। इसके बावजूद लीडरशिप तो जैसे उनके खून में थी। बचपन में जब वो अपने दोस्तों के साथ खेलते थे ना, तो वो हमेशा राजा राजा वाला खेल खेलते थे, जिसमें वो खुद राजा बनते और बड़े गंभीर होकर फैसले सुनाते। और यही खेल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। अब कहानी में एंट्री होती है उस इंसान की जिसने इस गुमनाम से लड़के के अंदर छिपे सम्राट को पहचान लिया। एक ऐसा इंसान जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, बदला। हम बात कर रहे हैं महान रणनीतिकार चाणक्य की। हुआ ये था कि मगध के घमंडी राजा धनानंद ने चाणक्य का भरी सभा में बहुत बड़ा अपमान कर दिया था, और उसी पल चाणक्य ने ये मशहूर कसम खाई। ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये एक ऐसा संकल्प था जो आगे चलकर एक पूरे साम्राज्य को जन्म देने वाला था। तो जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वो राजा का खेल खेलते हुए देखा, तो उन्हें एक पल में समझ आ गया कि यही वो लड़का है जो उनका बदला पूरा करेगा। वो चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए, जो उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। वहां अगले कई सालों तक चंद्रगुप्त को एक योद्धा, एक लीडर और एक सम्राट बनने की हर मुमकिन ट्रेनिंग दी गई, युद्ध से लेकर राजनीति और अर्थशास्त्र तक। लेकिन सम्राट बनने का सफर इतना आसान नहीं था। ताकत के शिखर तक पहुंचने से पहले चंद्रगुप्त और चाणक्य को जो सबसे बड़ी सीख मिली, वो एक बहुत बुरी हार से मिली। हुआ ये कि जोश जोश में उन्होंने सीधे नंद साम्राज्य के दिल, यानी उनकी राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला बोल दिया। पर यह एक बड़ी गलती थी। नंदों की विशाल सेना के सामने उनकी छोटी सी टुकड़ी टिक नहीं पाई और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। और पता है, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी में जो बदलाव आया वो एक बड़ी ही मामूली सी घटना से आया। कहानी कुछ यूं है कि हार के बाद जब चाणक्य कहीं छिपे हुए थे, तो उन्होंने एक मां को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना। वो बच्चा एक गरम रोटी को सीधे बीच से खाने की कोशिश कर रहा था और अपना हाथ जला बैठा। तो मां ने उसे समझाया, अरे बीच से नहीं, किनारे से खाओ जहां ये ठंडा हो चुका है। बस वही पल था, चाणक्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। इस छोटी सी बात से सबक लेकर उन्होंने अपनी रणनीति पूरी तरह पलट दी। अब सीधे केंद्र पर हमला नहीं करना था। पहले बाहर के इलाकों यानी सीमाओं पर कब्जा करना था, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ मिलाकर नंद साम्राज्य को चारों तरफ से घेरना था। ये एक जीनियस प्लान था। और इस नई रणनीति ने तो जैसे जादू कर दिया। इसने न सिर्फ एक ताकतवर वंश को जड़ से उखाड़ फेंका, बल्कि उस दौर के बिखरे हुए भारत को पहली बार एक धागे में पिरोकर भारत के पहले एकीकृत साम्राज्य की नींव रखी। एक के बाद एक राज्य जीतते हुए चंद्रगुप्त की सेना आखिरकार पाटलिपुत्र पहुंच गई। इस बार नंद साम्राज्य अंदर से काफी कमजोर हो चुका था, और लगभग 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। पूरब को जीतने के बाद अब पश्चिम से एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा था। सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट का सबसे ताकतवर जनरल सेल्यूकस निकेटर अपनी विशाल ग्रीक सेना लेकर भारत के पुराने हिस्सों को वापस जीतने के लिए सिंधु नदी पार कर चुका था। युद्ध का नतीजा सेल्यूकस के लिए बहुत बुरा रहा। उसे न सिर्फ हार माननी पड़ी, बल्कि जो संधि हुई वो भी पूरी तरह चंद्रगुप्त के पक्ष में थी। सेल्यूकस ने आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका चंद्रगुप्त को दे दिया और अपनी बेटी की शादी भी उनसे करवाई।
और बदले में चंद्रगुप्त ने उसे क्या दिया? सिर्फ 500 हाथी। ये एक जबरदस्त कूटनीतिक जीत थी। और इस जीत के बाद तो चंद्रगुप्त का साम्राज्य अपने पीक पर पहुंच गया। पता है कितना बड़ा? लगभग 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आज के हिसाब से देखें तो मतलब पूरे भारत से भी कहीं ज्यादा बड़ा। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी मिसाल भारतीय इतिहास में पहले कभी नहीं मिलती। और ठीक यहीं कहानी वो मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब चंद्रगुप्त अपनी ताकत के शिखर पर थे, जब सचमुच दुनिया उनके कदमों में थी, तब उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जरा इस विरोधाभास को देखिए। एक तरफ एक सम्राट जिसके पास असीम ताकत है, आलीशान महल हैं, विशाल सेनाएं हैं, और दूसरी तरफ एक भिक्षु जिसके पास एक भिक्षा के कटोरे के सिवा कुछ भी नहीं है। चंद्रगुप्त ने दूसरा रास्ता चुना। साम्राज्य पर शासन करने के बाद उन्होंने खुद पर शासन करने का फैसला किया। उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला चले गए। वहां उन्होंने सल्लेखना की कठिन प्रथा का पालन किया। जैन धर्म में ये जीवन के अंतिम समय में आध्यात्मिक शुद्धि के लिए स्वेच्छा से अन्न जल त्याग कर देह छोड़ने का एक तरीका है। इस पूरी यात्रा को देखिए। एक साधारण परिवार में जन्म, फिर चाणक्य जैसे गुरु का मिलना, एक विशाल साम्राज्य बनाना, और फिर सब कुछ त्याग कर एक सन्यासी की तरह शांति से दुनिया को अलविदा कह देना। ये वाकई एक असाधारण जीवन था। चंद्रगुप्त की विरासत आज भी हमारे साथ है। वो भारत को एक करने वाले पहले शासक थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका और चाणक्य की लिखी किताब अर्थशास्त्र आने वाली कई सदियों तक साम्राज्यों के लिए गाइडबुक बनी। और हां, ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं के पोते थे सम्राट अशोक। तो हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। चंद्रगुप्त की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ताकत का असली मतलब क्या है? क्या ये एक साम्राज्य पर राज करना है, या फिर ये अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार पर राज करना है?